हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड ONR 002, दैट इज़ बेसिक ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे ONR 002, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड के भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो यहाँ पे आप सर्च कोड में जाके सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से बाय नाउ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। आपके कोई भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ डिफाइन इल्फिल्ट्रेशन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, हाउ इट इज़ मेजर्ड, एक्सप्लेन। सो इल्फिल्ट्रेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द वाटर साइकिल। तो जो इनफिल्ट्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वाटर साइकिल के अंदर। इट हेल्प रेन वाटर इंटर द सॉइल इंस्टीड ऑफ फ्लोइंग अवे ऑन द सरफेस। ये मदद करता है रेन वाटर को सॉइल के अंदर जाने में, ठीक है, और वो सरफेस पे फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब सरफेस पे फ्लो करने के बजाय ये सॉइल के अंदर जाने में हेल्प करता है वाटर को, रेन वाटर को। दिस प्रोसेस इंक्रीज ग्राउंड वाटर, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग। ये जो प्रोसेस है ये ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करता है, उसके लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, सॉइल इरोजन को कम करता है और फ्लडिंग को भी रोकता है। द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द मेनी नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स। तो इस जो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है बहुत सारे नेचुरल और ह्यूमन या फिर मैन मेड फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। क्या होता है डेफिनेशन इसका, समझते हैं। इनफिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस इंटर द सॉइल थ्रू इट्स पोर्स एंड क्रैक्स। तो जो सॉइल में, ठीक है, जो हमारा सॉइल होता है उसमें जो क्रैक्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर जो है, रेन वाटर, वो सॉइल के अंदर जो जाता है वो प्रोसेस कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। द स्पीड एट विच द वाटर इंटर द सॉइल इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन रेट, यूजुअली मेजर इन मिलीमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो इसका स्पीड होता है, कितनी तेज़ी से सॉइल के अंदर जो वाटर है वो इंटर कर रहा है, वो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये मिलीमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इनफिल्ट्रेशन को, वो देखेंगे। फर्स्ट इज द सॉइल टाइप। सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज पोर्स सो वाटर इंटर्स क्विकली। सैंडी सॉइल जो होते हैं, बालुई मिट्टी, उनके बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो वहाँ पे वाटर काफ़ी तेज़ी से इंटर कर सकता है। क्ले सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल पोर्स सो वाटर इंटर स्लोली। वहीं अगर जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें बहुत कम पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर बहुत धीरे धीरे अंदर इंटर करता है। सेकंड, द सॉइल मॉइस्चर। ड्राई सॉइल एब्जॉर्ब वाटर फास्टर दैन वेट सॉइल। जो सूखी मिट्टी होती है वो ज़्यादा सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, गीली मिट्टी के कंपैरिजन में। इफ़ द सॉइल इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर, इनफिल्ट्रेशन बिकम स्लो। अगर सॉइल पहले से ही पानी से भरा हुआ है तो वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन बहुत ही धीमा होगा। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन कवर। प्लांट्स, ग्रास एंड ट्रीज इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। दियर रूट्स क्रिएट स्पेस इन द सॉइल एंड लीव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स। उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं और जो लीव्स होते हैं वो रेन ड्रॉप्स के इम्पैक्ट को कम करते हैं। नेक्स्ट द सॉइल कंपैक्शन। हेवी मशीनरी, व्हीकल्स और कंटिन्यूअस वॉकिंग मेड द सॉइल हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। किसी भी सॉइल के ऊपर अगर बहुत बड़ी बड़ी मशीन चले या फिर बड़ी गाड़ियाँ चले या फिर लोग लगातार उस पर वॉक करें तो वो सॉइल को हार्ड और कॉम्पैक्ट बनाता है। दिस रिड्यूस द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स लोअरिंग इनफिल्ट्रेशन। जिसकी वजह से उनके जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है और वहाँ पे
इनफिल्ट्रेशन होना बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेनफॉल इंटेंसिटी। लाइट एंड स्टीडी रेनफॉल अलाउ मोर वाटर टू इंटर द सॉइल। अगर धीमा और लगातार बारिश होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सॉइल के अंदर जाने में मदद करेगा। हैवी रेनफॉल में एक्सीड द सॉइल कैपेसिटी काउजिंग रन ऑफ। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगा तो वो सॉइल के कैपेसिटी से बढ़ जाएगा, ठीक है, पानी का जो पानी है वो सॉइल की कैपेसिटी से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको रन ऑफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज द लैंड स्लोप। ऑन स्टीप स्लोप वाटर फ्लो क्विकली ओवर द सरफेस रिड्यूसिंग इनफिल्ट्रेशन। जो स्टीप स्लो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर वाटर बहुत तेज़ी से यहाँ पे फ्लो करता है, जिससे इनफिल्ट्रेशन बहुत कम होता है। फ्लैट लैंड अलाउ मोर टाइम फॉर वाटर टू सोक इनटू द सॉइल। वहीं अगर जो फ्लैट लैंड होते हैं वहाँ पर जितना वाटर आता है उसको ज़्यादा टाइम होता है सॉइल के अंदर सोक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हैज़ बेटर स्ट्रक्चर एंड मोर पोर्स। तो जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बेहतर उनका स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादा उसमें पोर्स होते हैं। दिस इम्प्रूव्स द इनफिल्ट्रेशन रेट। वो इनफिल्ट्रेशन रेट को बेहतर करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। सो इनफिल्ट्रेशन इज मेजर्ड टू नो हाउ मच वाटर इंटर द सॉइल इन अ गिवन टाइम। तो ये एक मेजर होता है जहाँ पर हमको पता चलता है कि कितना वाटर जो है वो सॉइल के अंदर इंटर करता है एक गिवन टाइम के अंदर। इसका कुछ मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इज़ द डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर 2 मेटल के रिंग्स होते हैं प्लेस्ड इनटू द सॉइल, जिसको सॉइल के अंदर प्लेस किया जाता है। वाटर इज पोर्ड इनटू बोथ रिंग्स। वाटर जो है वो दोनों रिंग में डाला जाता है। एंड द डिक्रीज इन द वाटर लेवल इनसाइड द इनर रिंग इज मेजर। और जो अंदर वाले जो रिंग के अंदर वाटर का जो लेवल होता है जो घटता है उसको मेजर किया जाता है। द आउटर रिंग रिड्यूसेज साइडवेज मूवमेंट ऑफ वाटर गिविंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट। और जो बाहर का जो रिंग होता है वो अपने साइडवेज मूवमेंट ऑफ वाटर को कम करता है, जिससे कि हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। सेकेंड मेथड इज सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। अ सिंगल मेटल रिंग इज इंसर्टेड इनटू द सॉइल एंड फिल्ड विथ वाटर। एक सिंगल मेटल रिंग का इस्तेमाल करके उसको सॉइल में इंसर्ट किया जाता है और फिर वाटर से उसको फिल किया जाता है। द फॉल इन वाटर लेवल ओवर टाइम इज रिकॉर्डेड। और जो वाटर लेवल में जो कमी आता है, यानी कि जो गिरता है वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे जो कम होने लगता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है टाइम के अनुसार। इट इज़ सिंपल बट लेस एक्यूरेट दैन द डबल रिंग मेथड। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन इसमें हमको उतना एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते हैं जितना हमको डबल रिंग मेथड में मिलता है रिजल्ट। थर्ड इज द रेनफॉल सिमुलेटर। द डिवाइस क्रिएट्स आर्टिफिशियल रेनफॉल ओवर द सॉइल। यहाँ पे ये डिवाइस जो होता है वो एक आर्टिफिशियल रेनफॉल करता है सॉइल के ऊपर। इट हेल्प साइंटिस्ट स्टडी इनफिल्ट्रेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो ये साइंटिस्ट को समझने में मदद करता है, जानने में मदद करता है कि इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो कैसे कंट्रोल कंडीशन में किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज द फील्ड ऑब्जर्वेशन। इन सम केसेज इनफिल्ट्रेशन इज एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग हाउ क्विकली रेन वाटर डिसअपियर्स इनटू द सॉइल आफ्टर रेनफॉल। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऑब्जर्व करके ये पता लगाया जाता है कि कितना तेज़ी से यहाँ पे पानी जो है डिसअपियर हो जाएगा जब रेनफॉल होगा तो, ठीक है। अब इनफिल्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। फर्स्ट, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। जो हमारा ग्राउंड के अंदर का जो वाटर है उसको ये लेवल बढ़ाता है, ठीक है। सेकेंड, सरफेस रन ऑफ और फ्लडिंग को कम करता है, ठीक है। थर्ड, सॉइल इरोजन से बचाता है। फोर्थ, जो प्लांट के रूट्स हैं वहाँ तक वाटर को पहुँचाता है। एंड फिफ्थ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बेहतर करता है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं इनफिल्ट्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस इनटू द सॉइल। तो ग्राउंड के सरफेस से सॉइल के अंदर जाने का जो मूवमेंट होता है वाटर का वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉइल टाइप, मॉइस्चर, वेजिटेशन, रेनफॉल, लैंड स्लोप एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इन सारी चीज़ों पे क्या होता है, ये अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। मतलब सॉइल टाइप कैसा है उसके हिसाब से इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा कम होगा। मॉइस्चर कैसा है कितना है, ठीक है। वेजिटेशन कैसा है, रेनफॉल वहाँ कितना होता है, लैंड कैसा है, लैंड का स्लोप कैसा है, स्लोपी है या फिर एकदम प्लेन है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। और इसको कॉमनली मेजर किया जाता है डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके। अ गुड इनफिल्ट्रेशन रेट इज इसेंशियल फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हेल्दी क्रॉप एंड इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक
अच्छा इनफिल्ट्रेशन रेट होना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए, हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए और एक इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, दैट इज डिफाइन वाटर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल लिविंग बीइंग। तो सभी जीवित जो भी जंतु हैं, प्राणी हैं, उनके लिए वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज़ एंड मेनी अदर डेली एक्टिविटीज़। हम पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे अपने डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेज मिक्स विद वाटर एंड मेक इट अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़, प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब हार्मफुल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसको अनसेफ बनाते हैं ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, तो इसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस एंड अंडरग्राउंड वाटर। वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो अफेक्ट करता है रिवर को, लेक को, पॉन्ड्स को, ठीक है, ओशियन और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी। इट काउजेज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डैमेज द इन्वायरमेंट। ये बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, साथ ही साथ ये हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज करता है। इसके डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज केमिकल, सीवेज, इंडस्ट्री वेस्ट, प्लास्टिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी हमारे, ठीक है, वाटर बॉडीज़ हैं उसको कंटामिनेशन करना, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेज की वजह से, जैसे कि केमिकल्स की वजह से, सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट होते हैं उसकी वजह से, प्लास्टिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। पॉल्यूटेड वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एक्वेटिक लाइफ। अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा तो ये अनफिट होगा पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री और एक्वेटिक लाइफ के लिए। इट ऑल्सो स्प्रेड डिजीज एंड हार्म इकोसिस्टम। साथ ही साथ ये डिजीज़ भी क्रिएट करेगा, फैलाएगा, डिजीज, बीमारियाँ फैलाएगा और हमारा इकोसिस्टम को भी नुकसान करेगा। सोर्स ऑफ सरफेस वाटर पॉल्यूशन। सरफेस वाटर पॉल्यूशन के क्या सोर्स होते हैं वो समझते हैं। सरफेस वाटर इंक्लूड्स रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड रिजर्वियर्स। तो सरफेस वाटर के अंदर हमारे रिवर आते हैं, लेक आते हैं, पॉन्ड, स्ट्रीम और रिजर्वियर्स आते हैं। और इसका जो मेन सोर्स है इसके वाटर पॉल्यूशन का वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ द डोमेस्टिक सीवेज। सो वेस्ट वाटर फ्रॉम होम कंटेन्स सोप, डिटर्जेंट्स, फूड वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट। तो जो वेस्ट वाटर आता है, जो घर से आता है, घर से निकलता है, उसमें उसमें के अंदर सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, फूड का वेस्ट होता है, ह्यूमन का वेस्ट होता है। व्हेन अनट्रीटेड सीवेज इंटर रिवर और लेक, इट पॉल्यूट्स द वाटर। और जब इसको ट्रीट नहीं किया जाता है, जब ये अनट्रीटेड सीवेज रहता है और ये रिवर्स में या लेक्स में जब चला जाता है तो ये वाटर को पॉल्यूट करता है। सेकेंड इज़ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रीज रिलीज केमिकल्स, हैवी मेटल्स, डाइज एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज़। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अपने केमिकल्स को रिलीज करती हैं, हैवी मेटल्स, डाई, टॉक्सिक सब्सटेंसेज को अपने नज़दीकी वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर देती हैं। दिस पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन्स। और ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन के लिए। थर्ड, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। फार्मर्स अपने खेत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग रेनफॉल दिस केमिकल्स फ्लो इनटू रिवर एंड लेक्स काउजिंग वाटर पॉल्यूशन। जब वर्षा होती है तो ये सारे केमिकल्स जो होते हैं वो नदियों में या फिर लेक्स में बह जाते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट। थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स एंड अदर गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज ब्लॉक्स वाटर फ्लो एंड हार्म्स फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो जैसे कि हम प्लास्टिक बैग्स को, बॉटल्स को और दूसरे किसी गार्बेज को हम वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, जिससे कि वाटर का फ्लो जो होता है वो ब्लॉक कर जाता है, जिससे वहाँ पे रहने वाली मछलियाँ या फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो उनको नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट इज़ द वाइल स्पिल्स। वाइल फ्रॉम शिप्स, बोट्स एंड इंडस्ट्रीज समटाइम्स स्पिल्स इनटू रिवर्स एंड सी। इट फॉर्म्स लेयर ऑन द वाटर सरफेस एंड अफेक्ट्स मैरीन लाइफ। तो जो हमारे शिप होते हैं, जहाज़ होते हैं, बड़े बड़े नाव होते हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ से कुछ जो ऑयल होते हैं वो बह जाते हैं नदियों में, ठीक है, या फिर समुद्र में, जिससे वहाँ का एक वाटर की सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाता है ऑयल का, जो उस वहाँ के मरीन लाइफ को अफेक्ट करता है। जो उसके अंदर कोरल्स होते हैं या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, उनके लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के क्या सोर्स हैं वो समझते हैं। सो ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इन सॉइल एंड रॉक। तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो अर्थ सरफेस के अंदर हमारा स्टोर होता है सॉइल और रॉक में। इट इज़ पॉल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेज सीप इनटू ग्राउंड। और ये तब पॉल्यूटेड होता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेज ग्राउंड में चला जाता है। इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, लीकिंग सेप्टिक टैंक्स।
अगर हमारा सेप्टिक टैंक्स लीक करता है तो इससे हो सकता है। पुअरली मेंटेन सेप्टिक टैंक्स अलाउ सीवेज टू इंटर अंडरग्राउंड वाटर। अगर हमारा सेप्टिक टैंक्स हम अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको वहाँ से सीवेज होकर के वो अंडरग्राउंड वाटर में जा सकता है। सेकेंड, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स सीप इनटू द सॉइल एंड कॉन्टामिनेट ग्राउंड वाटर। ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से हो सकता है कि वो सीप करके सॉइल के अंदर चला जाए और ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर दे। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। केमिकल्स डंप्ड ऑन लैंड और इन ओपन पिट्स कैन स्लोली इंटर ग्राउंड वाटर थ्रू द सॉइल। केमिकल्स जो होते हैं जिसको डंप कर दिया जाता है लैंड पे या फिर कहीं पे गड्ढा करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो ये धीरे धीरे ग्राउंड वाटर से मतलब कि ये इंटर कर सकते हैं, ठीक है, सॉइल के थ्रू। नेक्स्ट, लैंडफिल्स। रेन वाटर पासिंग थ्रू गार्बेज डंप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू अंडरग्राउंड वाटर। तो कहीं पर भी गार्बेज जो डंप किया रहता है वहाँ से अगर रेन वाटर पास करेगा तो वहाँ से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होंगे उसको वो लेकर के जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ द माइनिंग एक्टिविटीज़। सो माइनिंग रिलीजेज हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स दैट कैन पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। तो माइनिंग से हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट, ये डिजीज़ काउज करता है, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया। फिश को मारता है, ठीक है, और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी हार्मफुल पहुंचाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को ये कम करता है, ठीक है, पीने का साफ़ पानी यहाँ पे हमको नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर को डैमेज करता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी डैमेज करता है और हमारा नेचुरल बैलेंस जो है इकोसिस्टम का उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये सारे इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन के। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, वाटर पोल्यूशन इज अ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स एंड नेचर। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो एक सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन के हेल्थ को, एनिमल को, नेचर को। द मेन सोर्स इंक्लूड डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, प्लास्टिक वेस्ट एंड लीकिंग सेप्टिक सिस्टम। इसके जो मेन सोर्स हैं पोल्यूशन के, उसके अंदर हमको डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट और लीकिंग सेप्टिक सिस्टम देखने को मिलते हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, रिड्यूस यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैन आर इसेंशियल फॉर प्रोटेक्ट बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, सीवेज को ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स निकलते हैं, उसके साथ साथ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको कम करना होगा और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना होगा, जिससे हम दोनों चीज़ को, चाहे वो सरफेस वाटर हो या फिर ग्राउंड वाटर हो, दोनों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफ। क्लीन वाटर बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी स्वस्थ जीवन के लिए। सो एवरीवन शुड वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। इसलिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए ताकि हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें, ठीक है। So the next question is define time of concentration. State the empirical formula for computing time on concentration. So the time of concentration is the time required for water from the farthest point of a drainage area to reach the outlet after rainfall begins. तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम होता है जो किसी भी वाटर को रिक्वायर होता है अपने सबसे दूर वाले पॉइंट से, जो ड्रेनेज एरिया है जहाँ पे कैचमेंट जो होता है वहाँ तक पहुँचने में जो उसको समय लगता है जब रेनफॉल शुरू होता है। इट इज़ द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रन ऑफ टू ट्रैवल थ्रू द कैचमेंट। व्हेन रेनफॉल कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड इक्वल टू और ग्रेटर दैन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, द इंटायर कैचमेंट कंट्रीब्यूट्स वाटर टू द आउटलेट एंड द मैक्सिमम रन ऑफ प्रोड्यूस। तो जब ये जब मैक्सिमम टाइम के लिए वाटर रन ऑफ होता है, ठीक है, ये अपने कैचमेंट तक पहुँचता है, ठीक है, और जो रेनफॉल जो होता है वो कंटिन्यू लगातार रहता है बहुत टाइम तक, एक लंबे समय तक, जो कि इक्वल होता है या फिर ग्रेटर होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से, तो जो इंटायर कैचमेंट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है वाटर को आउटलेट तक ले जाने में और उस समय मैक्सिमम रन ऑफ प्रोड्यूस होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज़ द टाइम नीडेड फॉर रेन वाटर फ्रॉम द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ ए वाटर शेड टू रीच द आउटलेट। तो अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम होता है जो ज़रूरी पड़ता है रेन वाटर को सबसे दूर के पॉइंट से वाटर शेड तक पहुंचने में, ठीक है, जो कि आउटलेट तक पहुंचता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज एन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर
इन हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, क्योंकि इसका यूज होता है एस्टिमेटेड पीक रन ऑफ फ्रॉम अ वाटर शेड से एक एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ पता लगाने में, ठीक है। डिज़ाइनिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को डिज़ाइन करने में। प्लानिंग कलवर्ट्स, ब्रिज एंड कैनल्स, तो जो भी कलवर्ट्स या फिर ब्रिज या फिर कैनल बनाने हैं उसके प्लानिंग करने में। डिज़ाइनिंग फ्लड कंट्रोल इंस्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। और मैनेजिंग अर्बन ड्रेनेज एंड इरिगेशन सिस्टम, तो शहरी क्षेत्र में जो ड्रेनेज होता है और इरिगेशन सिस्टम होता है उसको मैनेज करने में, ठीक है। सो अ शॉर्टर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स वाटर रीच द आउटलेट क्विकली। अगर शॉर्टर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा इसका मतलब वाटर जो होगा वो अपने आउटलेट पर बहुत तेज़ी से पहुंचेगा, रिजल्टिंग इन अ हाई फ्लड पीक, जिसके रिजल्ट में हमको एक हाई फ्लड पीक देखने को मिल सकता है। अ लॉन्गर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन स्प्रेड द रन ऑफ ओवर ए लॉन्गर पीरियड रिड्यूसिंग द पीक डिस्चार्ज। और वहीं अगर हमारा लॉन्गर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा तो ये रन ऑफ तक पहुंचने में एक लंबा समय लगाएगा, जिससे पीक डिस्चार्ज हमको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को, वो समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को। फर्स्ट इज़ द लेंथ ऑफ द कैचमेंट। लॉन्गर फ्लो पाथ इंक्रीज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हमारा फ्लो पाथ बहुत लंबा होगा तो ये हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। सेकेंड, स्लोप ऑफ द लैंड। अ स्टीपर स्लोप्स अलाउ वाटर टू फ्लो फास्टर रिड्यूसिंग द टाइम। अगर हमारा स्टीपर स्लोप होगा तो ये वाटर को तेज़ी से फ्लो कराएगा, जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। सरफेस कंडीशन, स्मूथ एंड पेव्ड सरफेस रिड्यूस टाइम ट्रेवल। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है या फिर पेव्ड है तो वहाँ पे टाइम ट्रेवल कम कर देता है। वाइल रफ सरफेस इंक्रीज टाइम, अगर वही रफ सरफेस है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन स्लो वाटर मूवमेंट एंड इंक्रीज द टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर ज़्यादा वेजिटेशन है, घास है, ये सब है, ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वाटर मूवमेंट को धीमा कर देता है और यहाँ पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। रेनफॉल इंटेंसिटी, हैवी रेनफॉल कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ रन ऑफ। ज़्यादा रेनफॉल होता है तो ये हमारे स्पीड ऑफ रन ऑफ को बढ़ा सकता है। टाइप ऑफ सॉइल, परमिएबल सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड रिड्यूस रन ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। परमिएबल सॉइल्स होते हैं वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि रन ऑफ को कम कर सकता है, ठीक है, और ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे कुछ एम्पिरिकल फार्मूला है जो कंप्यूटिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए है। सो अगर हमें आप देखेंगे, सेवरल एम्पिरिकल फार्मूलाज आर यूजिंग टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और इसका एक मोस्ट कॉमनली यूज फार्मूला जो है वो क्रिस्पिप्स फार्मूला है, जिसको हम जानते हैं TC इज इक्वल टू 0.0195 इंटू L⁻0.77 इंटू S⁻−0385। अब यहाँ पर जो TC है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, मिनट्स में दिया गया है। L जो है वो लेंथ है लॉन्गेस्ट वाटर कोर्स का जो कि मीटर में है, और S जो है वो स्लोप ऑफ कैचमेंट है जो कि मीटर में है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये हमारा फार्मूला है। दिस फार्मूला इज़ वाइडली यूज फॉर अ स्मॉल वाटर शेड बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड प्रोवाइड्स रीजनेबली एक्यूरेट रिजल्ट। ये एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है जो कि छोटे वाटर सेट के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल है और काफ़ी हमको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। दूसरा हमारा जो हम एम्पिरिकल फार्मूला जो हम निकालते हैं वो हम यूज़ करते हैं TC इक्वल टू L/V से, ठीक है। यहाँ पे TC जो है वो हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, L इज़ द फ्लो लेंथ है एंड V इज़ द एवरेज फ्लो वेलोसिटी है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लड फोरकास्टिंग में कि बाढ़ कहाँ पे आने वाला है ये सब पता करने में, रेन वाटर हार्वेस्ट डिज़ाइन में, अर्बन ड्रेनेज प्लानिंग में, ठीक है, हाईवे ड्रेनेज डिज़ाइन में, वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर, और रिजर्वियर और डैम के बनाने में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज़ द टाइम टेकन बाय द रन ऑफ टू ट्रैवल फ्रॉम द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ अ कैचमेंट टू इट्स आउटलेट। तो अपने फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर के पॉइंट से अपने कैचमेंट तक पहुंचने में जो समय लगाता है वो यहाँ पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहलाता है। इट इज़ एन एसेंशियल पैरामीटर इन हाइड्रोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स इंजीनियर्स एस्टिमेट पीक रन ऑफ एंड डिज़ाइन सेफ ड्रेनेज एंड फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये एक इसेंशियल पैरामीटर है हाइड्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये इंजीनियर्स को हेल्प करता है पता लगाने में पीक रन ऑफ को, और साथ ही साथ एक सेफ ड्रेनेज और फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी हेल्प करता है। एम्पिरिकल फार्मूलाज सच एज किर्पिक्स फार्मूला प्रोवाइड अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन लेंथ एंड स्लोप ऑफ द कैचमेंट। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है, जैसे कि किर्पिक्स का फार्मूला हमने देखा,
वो एक सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड है जहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को, जो लेंथ और स्लोप के ऊपर बेस्ड रहता है। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हेल्प इन इफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें मदद मिलता है एक इफेक्टिव प्लानिंग करने में और अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज़ डिफाइन इवोपरेशन, हाउ इज इवोपरेशन मेजर्ड इन द फील्ड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवोपरेशन। सो evaporation is the process by which water change from a liquid state into water vapor due to the heat of the sun। तो evaporation एक प्रोसेस है जहाँ पर वाटर जो है वो चेंज हो जाता है अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, जो कि सन के हीट की वजह से होता है। इट अकर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड्स, रिजर्वियर्स, ओशियन, वेट सॉइल एंड इवन फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये हमको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है वाटर के सर्फेस पे, जैसे कि रिवर के ऊपर, लेक्स के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर, ठीक है, रिजर्वियर्स, ओशियन, ठीक है, वेट सॉइल में, ठीक है, यहाँ तक कि प्लांट्स के ऊपर भी देखने को मिलता है जो कि ट्रांसपिरेशन से होता है। इवोपोरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल बिकॉज इट रिटर्न द वाटर टू द एटमोसफेयर वेयर इट लेटर फॉर्म्स क्लाउड एंड फॉल बैक एज रेनफॉल। इवोपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर साइकिल का, क्योंकि ये वाटर को रिटर्न एटमोसफेयर में भेजता है और वहाँ पर ये क्लाउड बन करके फिर से रेनफॉल के फॉर्म में बरस जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द वाटर सरफेस। जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो डिपेंड करता है वेदर के कंडीशन पे और नेचर ऑफ वाटर सरफेस पे। हायर इवोपोरेशन मीन्स मोर वाटर लॉस फ्रॉम वाटर बॉडीज विच इज़ इंपॉर्टेंट इन इरीगेशन प्लानिंग, रिजर्वियर मैनेजमेंट एंड हाइड्रोलॉजी। अगर ज़्यादा हमारा इवोपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। कहाँ से? हमारे वाटर बॉडीज से, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इरीगेशन प्लानिंग के लिए, रिजर्वियर मैनेजमेंट के लिए और हाइड्रोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं जो कि इवोपोरेशन के फील्ड में हमको देखने को मिलते हैं। So evaporation is measured in the field using the evaporation pan, which is the most common and simple method। तो यहाँ पे evaporation को हम मेजर करते हैं फील्ड में evaporation pan की वजह से, और ये बहुत ही कॉमन और सिंपल मेथड है। क्लास ए evaporation pan, it is circular metal pan with a diameter of about 1.21 मीटर and depth of 25 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर मेटल पैन होता है जहाँ पर इसका डेप्थ होता है 25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 1.21 मीटर। The pan is filled with clean water and placed on a wooden platform in an open area। प्लान को, जो ये पैन होता है, इसको क्लीन वाटर से फिल किया जाता है और एक वुडन प्लेटफॉर्म पे इसको रख दिया जाता है ओपन एरिया में। द वाटर लेवल इज मेजर्ड एवरी डे यूजिंग अ हुक गेज और मेजरिंग स्केल। यहाँ पे वाटर लेवल को हर दिन मापा जाता है हुक गेज और मेजरिंग स्केल से। द डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एवोपरेशन। और जितना वाटर लेवल घटता है उससे हमको एवोपरेशन का अमाउंट पता चलता है। इफ़ रेन फॉल्स द रेनफॉल अमाउंट इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इवोपरेशन। अगर बारिशा होती है तो जो रेनफॉल अमाउंट है उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है इवोपरेशन को कैलकुलेशन के समय। द रिजल्ट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर पर डे। और यहाँ पे रिजल्ट जो होता है वो मिलीमीटर पर डे में हमको मिलता है। दूसरा जो मेथड है वो है फ्लोटिंग पैन इवोपोरीमीटर यूज्ड ऑन लेक्स एंड रिजर्वियर। इसको लेक्स और रिजर्वियर्स पे किया जाता है। फिर है लाइजीमीटर जो कि मेजर करता है वाटर लॉस को सॉइल और प्लांट से। फिर है वाटर बजट मेथड एस्टिमेट्स इवोपरेशन बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन वाटर इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वाटर के इनफ्लो और आउटफ्लो में जो डिफरेंस होता है उससे ये कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज एनर्जी बजट मीटर यूज हीट बैलेंस कैलकुलेशंस टू एस्टिमेट इवोपरेशन। यहाँ पे हीट बैलेंस का इस्तेमाल करके हम एस्टिमेट इवोपरेशन कैलकुलेट करते हैं। एमॉन्ग दीज मेथड्स द क्लास ए इवोपरेशन पैन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज़ सिंपल, इकोनॉमिकल एंड प्रोवाइड्स रिलायबल रिजल्ट्स। इन सारे मेथड्स में से जो क्लास ए इवोपरेशन पैन है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सामान है, इकोनॉमिकल है और हमको एक रिलायबल रिजल्ट देता है। सॉरी। अब जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इवोपरेशन को वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज इवोपरेशन बिकॉज मोर हीट एनर्जी इज अवेलेबल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। हाई टेम्परेचर से हमारा इवोपरेशन बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी से वाटर जो है आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड इज़ द विंड स्पीड। अ स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव मॉइस्ट एयर फ्रॉम द वाटर सरफेस एंड रिप्लेस इट विद ड्राई एयर, इंक्रीज इवोपरेशन। तो अगर विंड का स्पीड ज़्यादा होगा तो ये जो हवा में नमी होगा उसको वहाँ से हटा देगा और फिर वहाँ पे गर्म हवा आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा ड्राई एयर से और फिर वहाँ पे इवोपरेशन बढ़ जाएगा। थर्ड इज़ द ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज़ ड्राई
यानी लो ह्यूमिडिटी होगा तो इवोपरेशन बहुत तेज़ होगा, ठीक है। अगर हवा में नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, हवा बहुत ड्राई है, सूखा हुआ है, तो वहाँ पे इवोपरेशन तेज़ होगा। वहीं अगर हाई ह्यूमिडिटी होगा तो ये इवोपरेशन को धीमा कर देगा, क्योंकि हवा में पहले से ही मॉइस्चर है। सोलर रेडिएशन, मोर सनलाइट प्रोवाइड्स मोर हीट एनर्जी रिजल्टिंग इन अ हाइयर रेट ऑफ इवोपरेशन। ज़्यादा सनलाइट से हमको ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगा, तो हमारा इवोपरेशन भी हाइयर होगा। सरफेस एरिया, ए लार्ज एक्सपोज्ड वाटर सरफेस अलाउ मोर वाटर टू इवोपरेट एट द सेम टाइम। अगर हमारा बहुत बड़ा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा हमारा एरिया को इवोपरेशन करने का मौका मिलेगा, तो एक समय में ज़्यादा वाटर इवोपरेट करेगा। वाटर क्वालिटी, वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड साल्ट्स इवोपरेट्स स्लाइटली स्लोअर दैन प्योर वाटर। तो जिस वाटर के अंदर साल्ट होता है वो धीमा इवोपरेट करता है अगर प्योर वाटर के कंपेयर में देखें तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली इंक्रीज इवोपरेशन। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो यहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और वहीं अगर हाई प्रेशर है तो इवोपरेशन घट जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं इवोपरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू सोलर हीट। इवोपरेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है सोलर हीट की वजह से। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड प्ले अ मेजर रोल इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, ठीक है, जो वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है, और एक अहम रोल निभाता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। इन द फील्ड इवोपरेशन इज़ मेनली मेजर्ड यूजिंग द क्लास ए इवोपरेशन पैन। अगर फील्ड में हम देखें तो इवोपरेशन को मेजर किया जाता है क्लास ए इवोपरेशन पैन के मेथड से। फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, सरफेस एरिया, वाटर क्वालिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवोपरेशन। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, सनलाइट है, सरफेस एरिया है, वाटर का क्वालिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सब जो है काफ़ी प्रभावित करते हैं कि कितना तेज़ी से हमारा इवोपरेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स हेल्प इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट प्लान इरिगेशन सिस्टम, मैनेज रिजर्वियर्स एंड कंजर्व वाटर इफेक्टिवली। तो इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझने से मदद मिलता है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को किसी भी इरिगेशन सिस्टम को प्लान करने में, कोई भी रिजर्वियर्स को मैनेज करने में, या फिर वाटर को कंजर्व करने में इफ़ेक्टिवली तरीके से। तो इस तरह से हमने देखा कि इवोपरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पर वाटर जो है वो चेंज होता है अपने वाटर वेपर फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे टेक्निक हैं जिसमें हम जो क्लास ए इवोपरेशन पैन है इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट कोड ONR 002 के डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन को लाइक किया है तो इसे एक लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे जा कर के भी हमसे परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपने एग्ज़ाम दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।